नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। सामान्य हिंदी स्टार्ट करने वाले हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा और बहुत ही बेस्ट क्वेश्चंस हम ढूंढ करके लाए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आ चुका है। व्यक्तिगत जो है पत्र किनके मध्य लिखा जाता है? व्यक्तिगत जो पत्र होता है वो किनके मध्य लिखा जाता है? जिन लोगों को आ रहा है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ए में है व्यवसायिक के मध्य, व्यवसायियों के मध्य। बी में है सरकारी अधिकारियों के मध्य। सी में है सगे संबंधियों मित्रों के मध्य। और डी में है पाठक और संपादक के मध्य। सभी लोग बताएंगे व्यक्तिगत पत्र जो है किनके मध्य लिखा जाता है। देखिए, व्यक्तिगत मतलब कि एक दूसरे में दोस्त यार सगे संबंधी ये सब लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जिन लोगों ने राइट किया, सी बिल्कुल सही है। सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें जो आपका लिखा जाता है जो व्यक्तिगत होता है वो होता है आपका अनौपचारिक पत्र। ठीक है, और औपचारिक जो पत्र होता है वो होता है आपका व्यवसायियों के मध्य या फिर आप कहें तो सरकारी अधिकारियों के मध्य। तो ये सब याद रखिएगा, व्यक्तिगत पत्र जो होता है अनौपचारिक होता है और सगे संबंधी मित्रगण ये सभी के को जो है लिखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, देखते हैं कौन कौन लोग बता पाते हैं। च छ ज झ इय का उच्चारण स्थान आपको बताना है। इनका उच्चारण होता है, ए में है ओष्ठ से, बी में है आपका दंत्य से, सी में आपका तालु से और डी में आपका मूर्धा से। बताइए, इनका उच्चारण स्थान आपको बताना है। मैंने उच्चारण स्थान पे कई वीडियो बना रखे हैं। नया हम ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं जो लोग जानना चाहते हैं। चलिए यहां पर बात करेंगे, ये स्पर्श व्यंजन होते हैं और यहां पर याद रखिएगा स्पर्श व्यंजन को कैसे जानते हैं। जैसे उसका क वर्ण से स्टार्ट हो, मतलब क ख ग घ, फिर च वर्ण से आपका स्टार्ट हो जाएगा, ट वर्ण से आपका स्टार्ट हो जाएगा, त से आपका स्टार्ट हो जाएगा, प से आपका हो जाएगा। ये पांचों जो आपके पांच वर्ण जो है ये आपका स्पर्श है। लेकिन यहां पर आपको बताना है उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान जो क वर्ण का है, ठीक है, याद रखिएगा क से क ख ग घ अंग तक जो है ना ये कंठ होता है। ठीक है, और पूछा यहाँ पर च का, तो च छ ज ज इय है, तो च जो होता है कंठ के बाद होता है तालु। तो तालु यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जिन लोगों ने राइट किया है बिल्कुल सही है। अब ट वर्ण का भी याद कर लीजिए, ये तालु है तो ट जो है ना, ट आप बोलिए ट, तो ये मूर्धा हो रहा है, जीभ जो है मुड़ जा रहा है, तो ट वर्ण आपका मूर्धा हो जाएगा। इसी प्रकार से त बोलेंगे तो दंत हो जाएगा, दांत में जीभ को लगाना पड़ रहा है। ठीक है, त थ द ध न ये सब बोलना पड़ा है, तो ये आप दंत याद रखेंगे। ठीक है, और प वर्ण की बात करें तो ये आपका ओठ हो जाएगा। प फ ब, देखिए ओठ आपका काम कर रहा है, प फ ब भ म, देख रहे हैं। तो ये सब आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर च वर्ण का पूछा था, मैं फिर से लिखा दे रहा हूँ। क बराबर आपका हो जाएगा कंठ, च मतलब क ख ग घ इ तक, क ख ग अंग तक। ठीक है, च वर्ण का आपका हो जाएगा च छ ज झ इ तक आपका हो जाएगा तालु, और उसके बाद आपका हो जाएगा ट, ट वर्ण का आपका हो जाएगा मूर्धा, और यहां पर जो है प वर्ण का आपका क्या हो जाएगा, सॉरी त के बाद त आएगा, तो त वर्ण का आपका हो जाएगा, त का आपका हो जाएगा दंत। ठीक है, और इसके बाद जो प वर्ण आएगा इसका आपका हो जाएगा मूर्धा। तो ये सभी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसमें से पक्का आएगा क्वेश्चन, लिख करके ले लीजिए। नेक्स्ट बात करेंगे, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं बताइए सभी लोग। स्वर संधि जो है ये कितने प्रकार के होते हैं? देखिए संधि की बात करेंगे तो संधि दोस्तों होते हैं भैया तीन प्रकार के। ठीक है, कौन कौन सा? एक होता है स्वर जो ये बात किया है, और दूसरा होता है भैया व्यंजन, और तीसरा आपका होता है विसर्ग जिसमें विसर्ग लगा रहता है। ठीक है, लेकिन पूछा क्या है, पूछा यहां पर स्वर संधि का। तो जिन लोगों को आ रहा है बता सकते हैं। स्वर संधि होते हैं भैया पांच। स्वर संधि कितने होते हैं? पांच होते हैं। पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा आपका होता है गुण स्वर संधि, ठीक है, तीसरा आपका होता है वृद्धि स्वर संधि, चौथा आपका होता है यण स्वर संधि, और लास्ट आपका होता है अयादि, अयादि स्वर संधि। तो याद रखिएगा पांच होते हैं स्वर संधि, दीर्घ, गुण जो है आपका, यण, अयादि, और आपका ये क्या हो जाएगा वृद्धि। ठीक है, कैसे भी आप याद रखिए पांच आपके होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इनमें से कौन सा है जो कि तत्सम नहीं है? तो तत्सम के लिए मैंने जो ट्रिक आपको बताया था कि तत्सम वो नहीं है जो आपका संस्कृत वाला नहीं है। तो संस्कृत जो रहता है होता है तत्सम,
और हिंदी वाला जो रहता है, इसको मैंने ट्रिक से आपको समझाया था, अगर आपको याद होगा तो फिर से मैं समझा दे रहा हूं। ज्यों का त्यों संस्कृत से उठा करके हिंदी में रहेगा, बदलाव नहीं होगा, ठीक है, हिंदी में रहेगा और बदलाव नहीं होगा तो वो आपका हो जाएगा तत्सम, और थोड़ा सा चेंज करके रहेगा वो हो जाएगा आपका तद्भव, ठीक है। संस्कृत से जब हिंदी में बदलाव हो जाए तो ये कुछ बदल जाएगा तो आपका हो जाएगा तद्भव। तो यहां पर कौन सा तत्सम नहीं है, यानी तद्भव वाला कौन सा, यही बताना है। तो तत्सम कौन सा इनमें से नहीं है, तो अगर विकल्प में बात करें तो यहाँ पर पक्ष है, वायु है, और यहाँ पर बात करें तो आपका राजा, ये सभी जो है आपके तत्सम शब्द हैं। और साई जो है ना, साई, ये आपका तत्सम शब्द नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तद्भव है। तो अभी मैंने समझाया कौन सा तत्सम कौन सा तद्भव, तो आप बताएं कौन सा इनमें से तद्भव है, सभी लोग बताएंगे। तो देखिए यहां पर जो है तद्भव जो है वो पंख है, पंख जो है तद्भव है, इसको पक्ष कहते हैं, अभी था पीछे वाले वीडियो में, मतलब पीछे वाले क्वेश्चन में। बाकी अक्षर, कार्य, ये सभी जो है आपके तत्सम में आ गया। नेक्स्ट बात करेंगे मृगनयन का, इसमें आपको समास बताना है। मृगनयन में समास है, कौन सा समास है मृगनयन में, सभी लोग बताएंगे। मृगनयन में कौन सा समास है, तो ध्यान देंगे, मृग के समान, यानी कि हिरन की बात हो रही है, ठीक है। मृगनयन मतलब मृग के समान जो है आपका नयन, यानी नयन मतलब आंख, ठीक है। तो ये जो बात कर रहा है ये कर्म की बात कर, कर्मधारय समास है यहां पर, ठीक है, कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर बी जिन लोगों राइट किया बिल्कुल सही है। जिस जो है समस्त पद का उत्तर पद जो आपका रहेगा वो प्रधान हो, तथा जो पूर्व पद उत्तर पद में उपमान और उपमेय अथवा विशेषण विशेष का संबंध हो, कर्मधारय मतलब यहां पर मैं बता रहा था वही की क्वालिटी की बात करेगा, ठीक है। तो ये विशेषण और आपका जो है विशेषण और विशेष का संबंध रहेगा, उपमान और उपमेय का संबंध रहेगा, तो कर्मधारय समास आप कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। विष्णु का पर्यायवाची नहीं है वो आपको बताना है नहीं, नहीं है वो बताइए। देखिए विष्णु के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो विष्णु के जो पर्यायवाची माधव होता है, तो ये सब दिया नहीं है। केशव होता है, आप सुने होंगे, ये आपने महाभारत देखा होगा तो भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं केशव, ठीक है। ये कहते हैं चक्रपाणी भी कहते हैं, क्योंकि चक्र जो है आपने वो उंगली में लिए रहते हैं। दामोदर भी कहते हैं, ठीक है। और यहां पर दोस्तों बात करेंगे, यहां पर मुक्त पुरुष जो है ये नहीं कहते हैं, मुक्त पुरुष जो है ये विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। ये तीनों हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्कलुष, निष्कलुष का विलोम क्या है बताइए, निष्कलुष का विलोम क्या होगा, घोड़े को भी याद है। चलिए तो यहां पर कुख्यात, कृतघ्न जो है, कलुष या फिर आपका कड़ुआ। तो देखिए निष्कलुष का जो आपका यहां पर हो जाएगा विलोम, वो आपका यहां पर हो जाएगा कलुष, ठीक है। निष्कलुष का जो विलोम है वो है कलुष। अगर बात करें कुख्यात का, तो आप जानते हैं कुख्यात का विख्यात हो जाएगा, और कृतघ्न का आपका जो है कृतज्ञ हो जाएगा, मतलब ये जो उपकार नहीं मानता है या बात नहीं मानता है, ठीक है। कड़ुआ का आपका मीठा हो जाएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे अभिज्ञ और अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ बताइए। अभिज्ञ और अनभिज्ञ जो शब्द हैं इनका सही अर्थ बताइए। देखते हैं किसको किसको याद है। अज्ञान ज्ञानी, ज्ञानी पढ़ना, जानकार ना जानकार, अगम्य और गम्य। तो देखिए इसका जो हो जाएगा, कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, अनभिज्ञ और अभिज्ञ और अनभिज्ञ। तो अनभिज्ञ मतलब क्या होगा, अनभिज्ञ मतलब ये है कि जो जानकार है, ठीक है, जानकार है जिसको पता है, ठीक है, ठीक है। ज्ञान भी ज्ञानी कह सकते हैं, लेकिन उस तरह से नहीं होगा, पढ़ना यहाँ पर आ जा रहा है, ठीक है। तो जानकार है उसको अभिज्ञ मतलब उसको पहले से ये पता था, ठीक है, जानकारी थी, तो जानकार है। अनभिज्ञ मतलब उसको जानकारी नहीं थी, तो ना जानकार। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो बिल्कुल राइट है। जिन लोगों ने सी आंसर किया बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आंखों के सामने हो के लिए एक शब्द बताइए। जो आंखों के सामने हो इसके लिए एक शब्द आपको बताना है।
सामाजिक, प्रत्यक्ष, सुलभ, प्रियतम। तो देखिए यहाँ पर जो प्रत्यक्ष नहीं कहता, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, तो जो आंखों के सामने है उसको कहेंगे प्रत्यक्ष, ठीक है। प्रत्यक्ष मतलब हमारे आंखों के सामने। नेक्स्ट बात करेंगे अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद बताइए। अर्थ के आधार पर वाक्यों के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्यों के कितने भेद होते हैं? तो देखिए अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं वो होते हैं 8। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको लिख लीजिए जिन लोगों को याद करना है। पहला जो है आपका होता है विधानवाचक, विधानवाचक। दूसरा जो होता है वो आपका होता है निषेधवाचक, विधानवाचक, निषेधवाचक। तीसरा जो आपका होता है वो आपका होता है प्रश्नवाचक। चौथा जो आपका होता है वो होता है विस्मयादिबोधक वाचक, विस्मयादि बोधक वाचक लिख लीजिएगा। पांचवा जो होता है इसी में मुझे पूरा लिखना है। पांचवा जो होता है वो होता है आज्ञावाचक। छठा जो आपका होता है इच्छावाचक। सातवां जो होता है संदेहवाचक। आठवां जो आपका होता है वो होता है आपका संकेतवाचक। ठीक है, तो ये आपके 8 होते हैं, याद रखिएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है, इनमें से कौन सा गलत है वो आपको बताना है। अशुद्ध आपको बताना है कौन सा वाक्य अशुद्ध है। यह एक गंभीर समस्या है, मुझे बड़ी भूख लगी है, मैंने राम से पूछा, वह घर गया। अशुद्ध मैंने गलत वाला बताना है। तो अशुद्ध देखिए इसमें सबसे पहले तो इसमें सब में घड़ी खड़ी पाई नहीं है, तो ये नहीं देखेंगे, यहाँ पर वाक्य पे ध्यान देंगे क्योंकि सब तो गलत है नहीं। तो यहाँ पर मुझे बड़ी भूख लगी है, भूख बड़ी उड़ी नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है भूख बहुत होता है, मुझे बहुत भूख लगी है कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है अशुद्ध है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, इनमें से कौन सा है जो कि पुल्लिंग है, बताएंगे सभी लोग कौन सा है जो कि पुल्लिंग है। तो देखिए यहाँ पर जो पुल्लिंग है वो है अंधेर, ठीक है। अंधेर जो है ये पुल्लिंग है, बाकी आपका नकेल, मुंडेर, बटेर ये सभी स्त्रीलिंग हैं, ठीक है, अंधेर। नेक्स्ट बात करेंगे समासिक पदों पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग करते हैं समासिक पदों पुनरुक्त और युग्मों के मध्य? युग्मों के मध्य मतलब जोड़े रहेंगे तो क्या यूज करते हैं, आप समझ रहे हैं। तो ये सब जो रहते हैं जैसे दिन रात हो गया, सुख दुख हो गया, तो ये सब में योजक चिन्ह लगाते हैं बीच में, ऐसे जो रहता है ना ये योजक चिन्ह लगाते हैं। ऑप्शन नंबर सी जिन लोगों राइट किया बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करेंगे सावधान करना के अर्थ में मुहावरा है। सावधान करने के लिए कौन सा मुहावरा हम बोलते हैं? आंख दिखाना, कान खोलना, ओठ चबाना, खून पीना। तो कहते हैं कान खोल करके सुन लो। क्या कहते हैं? कान खोल करके सुन लो, यानी सावधान कर रहे हैं ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करेंगे हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक के अर्थ में लोकोक्ति है। हृदय पवित्र है तो सब कुछ ठीक। अब यहां पर मैं एक आपको हिंट दे रहा हूं। कबीर जी ने यह कहा था, तो क्या कहा था? मन चंगा तो कठौती में गंगा। ऑप्शन नंबर डी, मन पवित्र रहेगा तो सब कुछ जो है आपके लिए पवित्र ही है, ठीक है। हृदय पवित्र है तो सब कुछ ठीक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट बात करेंगे वाराणसी गोरखपुर आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है। आपको बताना है वाराणसी गोरखपुर आरा के मध्य कौन सी भाषा इनमें से बोली जाती है, सभी लोग बताएंगे। ध्यान दीजिए इन सभी लोग के बीच में जो भोजपुरी बोली जाती है, भोजपुरी, ये यूपी और ये बिहार में है, ठीक है। भोजपुरी बोली जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इनमें से कौन सा सही लिखा हुआ है? शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऋषि कौन सा सही लिखा हुआ है? तो ऋषि जो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित कहानी कौन सा है।
कौन सा है जो कि किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित कहानी है? तो देखिए ये जो कहानी है इंदुमती, याद रखिएगा इंदुमती जो है ये किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा जी जो है रचित है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? कौन सा शब्द है इनमें से जो कि विदेशी नहीं है ये? तो देखिए कान जो है ना ये विदेशी नहीं है, बाकी जो आपका कमर, कमरा, कमेटी ये सब विदेशी है, ठीक है। विदेशी नहीं है वो है कान, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इनमें से कौन सा शब्द है जो कि पुल्लिंग है? बताइए। मंत्रणा, सभा, मंडली, न्याय। तो देखिए ये सभी जो है ना आपके स्त्रीलिंग हैं। सभा हो गया, सभा बैठती है, मंडली, मंत्रणा ये सभी। न्याय जो है ये पुल्लिंग है, न्याय जो ये पुल्लिंग है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आप सभी लोग अपना स्कोर बताइएगा कितने सारे क्वेश्चन आपने सही किए हैं। निम्नलिखित पत्रों में अभिनिवेदन के रूप में लिखा जाता है, अभिनिवेदन के रूप में लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है आप सभी लोग बताएंगे? अभिनिवेदन के रूप में लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? तो लिखा जाता है दोस्तों यहाँ पर निम्नलिखित जो है पत्रों में अभिनिवेदन के रूप में लिखा जाता है भवदीय, भवदीय लिखा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों आप बताइएगा कि आपने लगभग जो है ये 22 क्वेश्चन के लगभग जो है 22-23 क्वेश्चन के लगभग में आपने क्वेश्चन में से कितने सारे क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।